Hello friends, in the last lecture of alcohol, phenol and ether, this is only problem solving method lecture and majority problems are remaining from exercise and in previous lecture we solved up to 21 question and 21st question would give the reagent for the following reactions. Now question number 22 give reason for the higher boiling point of ethanol with compared to methoxyethane. तो मुझे ज़रूरत नहीं लगती ये समझाने की आपको कि देखिए ये मीथेनॉल है, ठीक है, और आपको पूछा है मिथोक्सी मीथेन CH3OCH3। तो सीधा साधा रीज़न है कि मीथेनॉल में इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर में सिर्फ वीक पोलैरिटी होती है, वीक पोलैरिटी। तो वीक पोलैरिटी जो है वो वीक इंटरमोलेक्युलर फोर्स होता है। हाँ, जब ये ऑक्सीजन ईथर का वाटर के साथ कंबाइंड होता है तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि सोल्यूबिलिटी अल्कोहल और ईथर की सिमिलर होती है, थोड़ा कुछ फर्क पड़ता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब भी खुद के दोनों के कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट की बात आती है तो मीथेनॉल जो है उसमें इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड जैसी कोई चीज़ नहीं है। बस ये एक सिंपल रीज़न है। Okay, the higher boiling point of ethanol may be attributed to the presence of intermolecular hydrogen bonding. Okay, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से more energy need to supply for ethanol for breaking these bonds, and due to it its boiling point is more, and methoxymethane lacks of such hydrogen bonding and is therefore is having low boiling point. बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद नंबर 33 तक जाना है हमें। आपको IUPAC नाम देने हैं ये ईथर के, ठीक है। तो पहला ईथर मैं यहाँ से IUPAC नाम आपको थोड़ा सिखा देता हूँ। 1-ethoxy-2-methyl-propane पहला, 1-ethoxy-2-methyl-propane। तो पहले ये लॉन्गेस्ट चेन है, यहाँ से नंबर दे दीजिए 1 2 3। तो ये 1-ethoxy-2-methyl-propane हो गया। दूसरा है 2-क्लोरो, तो ये लॉन्ग चेन है 1 2। तो 1-मिथोक्सी और सेकंड नंबर के कार्बन पे क्लोरीन है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप जाएंगे तो 2-क्लोरो 1-मिथोक्सी ईथेन होगा, ठीक है। ये तीसरा यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है C6H4। तो इसका तो आपको पता है पैरा पोजीशन पे OCH3 है और दोनों NO2 दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन है। तो 4 नाइट्रो एनिसोल, 1 2 3 4, 4 नाइट्रो एनिसोल, ठीक है। नाम लिखे हुए हैं सब, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं लास्ट में नाम दिखा दूंगा। यहाँ पे भी आप लॉन्ग चेन डिसाइड करेंगे तो क्या होगा 1 2 3। तो ये 1 नंबर पे मिथोक्सी IUPAC देने, ठीक है। तो 1-मिथोक्सी प्रोपेन। ये देखिए नंबर 5। तो यहाँ पे एक नंबर इसको देना है, ठीक है। 1 2 3 4, ये 1-ethoxy-4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है 4 5। यहाँ पे नंबर सेट क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो ये 1 4 4 नंबर सेट आएगा 1 4 4, ठीक है। 1-ethoxy-4,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसका नंबर ऐसे देंगे तो ये नाम होगा, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी सिमिलर है, ठीक है, इसलिए तो दो नाम मैंने दिए थे आपको। ये यहाँ पे CH3 ये बेंजीन रिंग है, ज़रा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे OCH3 है, मिथोक्सी है ना, हाँ OCH3। अगर आप यहाँ से नाम देंगे तो 1 2 3 4, तो ऐसा आएगा 1 1 4। इसे क्लियर? तो मेरे ख्याल से होना चाहिए 4 मिथोक्सी 1 1 डाई मिथाइल बेंजीन। बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन है ना, ये साइक्लोहेक्सेन, ये रिंग नहीं है, सॉरी, ठीक है।
6 पाई इलेक्ट्रॉन रिंग नहीं है, तो 1,1 डाई मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डी कंसीडर नहीं करते, ये है मिथॉक्सी, वो है मिथाइल, तो ऐसे आप लिख सकते हैं 1,1 डाई मिथाइल 4 मिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, ये नंबर सेट देखना है, क्योंकि दोनों की जो प्रायोरिटी है, इथोक्सी और मिथाइल ग्रुप, वो सिमिलर है प्रायोरिटी, तो हम मिनिमम नंबर सेट में जाएंगे। यहाँ पे लिखा है क्या, 1 इथोक्सी, अच्छा इथाइल ग्रुप है तो वो पहले आएगा ना, ऐसे नहीं होगा, 4 इथोक्सी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाएंगे ऐसे, 4 इथोक्सी 1,1 डाई मिथाइल, मिथाइल बाद में आएगा, साइक्लोहेक्सेन, ओके। ये नंबर सेट बढ़ जाता है, देखिए ये 144 हो जाता है, ये 114 हो तो मिनिमम नंबर सेट हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे सब सब्सटीट्यूएंट है, इथोक्सी भी सब्सटीट्यूएंट है, मिथाइल भी सब्सटीट्यूएंट है, तो मिनिमम नंबर सेट पे जाएंगे, तो मिनिमम नंबर सेट आप करिएगा। अब नंबर 6 जो है वो तो बहुत इजी है, 4 नाइट्रो इथोक्सी बेंजीन, यस हाँ इथोक्सी बेंजीन, ये इथोक्सी और ये बेंजीन रिंग, ठीक है। तो मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ और आप उसको लिख लीजिए अपनी बुक में, ये 6 नाम आपको देने, 6 नेम्स आर देयर, ओके। बहुत ही ईजी है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड दैट इज़ द राइट नेम्स ऑफ द रिएजेंट के बारे में हमें पूछा है, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द रिएजेंट्स एंड इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग ईथर्स बाय विलियमसन सिंथेसिस। कौन कौन से रिएजेंट आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मुझे बनाना है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मुझे आपको प्रोडक्ट के हिसाब से 2 रिएजेंट, रिएजेंट का यहाँ मतलब है कि उसमें एक सबस्ट्रेट होगा दूसरा रिएजेंट होगा, ऐसा होता है ना, सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ दोनों रिएजेंट, कोई एक रिएजेंट होगा जिसके ऊपर अटैक होगा वो सबस्ट्रेट होगा, जो अटैक करेगा वो रिएजेंट हम गिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है, दोनों रिएजेंट नाम दे दिया है, तो आपको जो प्रोडक्ट लेनी है उसके हिसाब से आप विलियमसन सिंथेसिस में कौन से 2 रिएक्टेंट, और सीधी लैंग्वेज में मैं बात करूँ आपसे, तो ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए, ठीक है। पहली है 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो ये फॉर्मूला जो है वो आपके सामने है, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, ठीक है। टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, वरना हम सॉल्यूशन करते कुछ ब्लैंक पेज में। तो कौन से 2 रिएजेंट मैं लूँगा, आप सोचिएगा, ये 2 रिएजेंट के लेने से मुझे मिलेगा 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन, 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन दोनों साइड, और इसको हम बोलेंगे डाई एन प्रोपाइल ईथर। तो एक ले लीजिए सोडियम सोल्ट ऑफ अल्कोहल और एक लीजिए हेलो अल्केन, और दोनों में अल्काइल ग्रुप रखिए प्रोपेन एंड प्रोपेन, ओके। प्रोपेनॉल का सोडियम प्रोपोक्साइड बनेगा, और ये ब्रोमो इथेन, सॉरी 1 ब्रोमो प्रोपेन ले लीजिए, ठीक है। दूसरी प्रोडक्ट है हमारी इथोक्सी बेंजीन, दूसरी प्रोडक्ट ये रही विलियमसन सिंथेसिस, यस इथोक्सी बेंजीन। तो चलिए इथोक्सी बेंजीन में भी सही, बेंजीन जब भी आए तब सोडियम फिनॉक्साइड ले लेना, ठीक है, और उसके ऊपर इथाइल ग्रुप लगाना है, ठीक है, इथर, ये रहा इथोक्सी बेंजीन, तो ले लीजिए 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ब्रोमो इथेन, ये दोनों साइड से लगाएंगे नंबर 1 ही आएगा। तो सेकंड प्रोडक्ट भी बहुत इजी है, लॉजिकली तो सोचना पड़ेगा आपको कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तीसरी प्रोडक्ट कौन सी बोलिए आपको, तीसरी 2 मिथोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, चलिए जल्दी प्रोडक्ट देख लेते हैं। ये है हमारी प्रोडक्ट 2 मिथाइल 2 मिथोक्सी, ये प्रोडक्ट है हमारी, ठीक है, ये पूरी। अब मुझे ये चाहिए, ठीक है, तो क्या करना होगा, 2 पार्ट प्रोडक्ट के, पहले प्रोडक्ट में आप सोचिए कि आप क्या करेंगे,
तो चलिए प्रोडक्ट में यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ। तो एक तो मुझे चाहिए टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप और एक चाहिए मुझे CH3। ओके, तो क्या करेंगे आप? विलियमसन सिंथेसिस को आप रिफ़र करिए तो सीधा आंसर आ जाएगा। यहाँ से मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है। रिएक्शन हालांकि वैसे नहीं होगा, आपको इसमें जो है ये हमारा इस यहाँ पे मैंने इसलिए लगाया कि ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है ओ, तो ये साइड जो है आपको अल्कोहल लेनी होगी और ये साइड जो है वो हेलो अल्केन लेना होगा CH3Br। तो ब्रोमोमीथेन ले लो और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN2 में, वो अगर बड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ स्टीयरिक हिंड्रेंस का प्रॉब्लम आएगा। तो हेलो अल्केन आप प्राइमरी वाला ले लो, ये CH3 वाला, ठीक है। और अल्कोहल का सोडियम सोल्ट जो है वो आप टर्शरी वाला ले लो। तो अकॉर्डिंग टू विलियमसन सिंथेसिस ये प्रोडक्ट आपको मिलेगी। अब लास्ट प्रोडक्ट है 1-methoxy ईथेन, ठीक है। तो प्रोडक्ट पहले बना लीजिए। फोर्थ देखते हैं कौन सी। यस, 4 इज अ 1-methoxy ईथेन। तो चलिए 1-methoxy ईथेन के बारे में बात करते हैं। ये प्रोडक्ट 1-methoxy ईथेन, ठीक है। तो छोटा वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसका हेलो अल्केन ले लीजिए, बड़ा वाला जो अल्काइल ग्रुप है उसका सोडियम सोल्ट ले लीजिए, ठीक है। ये भी हमने विलियमसन सिंथेसिस के एग्जांपल में लिखा है, तो आपको सीधी ये प्रोडक्ट मिलेगी। तो सभी रिएक्शंस जो है उसमें आपको देखना है कि इसमें अब मैं आपको एक इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ कि किस किस रिएक्शन में SN2 आप करेंगे, तो सब में SN2 ही करेंगे, किसी में SN1 नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए विलियमसन सिंथेसिस बोले तो सभी रिएक्शन SN2। तो आपको ये सोचना है कि अटैक में करवाऊंगा तो किस तरह मुझे अटैक जो है क्राउडिंग कम, जिसमें क्राउडिंग कम हो वो हेलो अल्केन ले लेना है, बस इतना सोचिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपके सामने है, ठीक है सबके। ये देखिए एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये रहे। इज इट क्लियर? एक के बाद एक देख लीजिए, ये सब टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन लिख लीजिए, चारों के आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रहेंगे, कुछ में सोचने वाली बात रहे, सोचने वाली बात जिसमें रहेगी वो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गिनना है। इल्यूस्ट्रेट विथ एग्जाम्पल द लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर। तो विलियमसन की सिंथेसिस क्या होगी अगर आप टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड ले लेते हो और प्राइमरी सोल्ट ले लेते हो, ठीक है। तो मैंने उसी टाइम में बोला था कि आपका रिएक्शन SN2 नहीं जाएगा, आपका रिएक्शन एलिमिनेशन ही जाएगा, कंपल्सरी एलिमिनेशन जाएगा। और आपकी जो प्रोडक्ट है माय फ्रेंड्स, एंड देन प्रोडक्ट दैट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अल्किन ही मिलेगी। क्योंकि अगर आपने ये लिया सोडियम इथोक्साइड, तो सोडियम इथोक्साइड में से सोडियम निकल गया तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब SN2 हम करेंगे तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस बैक साइड से अटैक करना होगा और इस Br को निकलना होगा। तो ये क्राउडिंग 3 मिथाइल ग्रुप की है, ये देखिए क्राउडिंग इज देयर ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप, ये क्राउडिंग, तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना इसमें। ये लिमिटेशन है कि अगर आप टर्शरी हेलो अल्केन लेते हो प्लस प्राइमरी आर अल्कोहल लेते हो, क्योंकि हालांकि हम पहले अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका सोडियम सोल्ट बनाते हैं, जैसे ये है ना ON है। लेकिन अगर जब भी ऐसा होगा तो विलियमसन सिंथेसिस नहीं जाएगी, एलिमिनेशन सिंथेसिस जाएगी, और जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वैसे आपको आल्किन मिलेगा। अब मैंने आगे के लेक्चर में आल्किन कैसे मिलता है वो भी समझाया है, तो हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एक इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये रिएक्शन जो उसके ऊपर ओवरकम हो जाता है, ये एक विलियमसन सिंथेसिस की लिमिटेशंस है माय फ्रेंड। ओके, चलिए 26 के ऊपर हम बात करते हैं।
26 में क्या पूछा है, हाउ इज वन प्रोपोक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन वन ऑल एंड राइट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो ये आप कैसे बना सकते हो और उसकी आपको मैकेनिज्म भी रिप्रेजेंट करनी। इज इट क्लियर? वन प्रोपोक्सी प्रोपेन, तो पहले तो देख लेते हैं कि वन प्रोपोक्सी प्रोपेन कैसा होता है। क्वेश्चन की रिदम पहले समझनी है। ये है वन प्रोपोक्सी प्रोपेन, या तो हम बोल सकते हैं कि डाई प्रोपाइल ईथर, ये रहा। हाउ इज सिंथेसाइज्ड, तो ये तो रिपीट क्वेश्चन है। पहले हमने बोला था कि एक का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आप उसका दो पार्ट कर दीजिए ऐसे। चलिए, एक का सोडियम अल्कोक्साइड ले लीजिए और एक का हेलो ले लीजिए। इसके साथ हेलो वन हेलो प्रोपेन, या तो ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी, और यहाँ सोडियम सोल्ट। ठीक है, इन दोनों को आप मिक्स कर दो। ये रहा, देखिए अल्कोहल का पहले क्या कर दिया, सोडियम सोल्ट। ये 2 मोल की जरूरत नहीं है, एक ही चाहिए हमें। ये दो मत लिखो, एक ही चाहिए, एक सोडियम सोल्ट चाहिए। और दूसरा जो है हमारे पास, वो हमको ले लेना है अपने आप, ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये जो सोडियम एक ही मोल का कन्वर्ट करना, 2 मोल नहीं चाहिए, ठीक है, 1 मोल। ये सोडियम और ये ब्रोमीन, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये NaBr निकल जाएगा और हमें मिलेगा प्रोडक्ट 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। क्लियर? विलियमसन सिंथेसिस से। ये थोड़ा जो क्वेश्चन है उसमें अगर हम जाए तो हम जो बोल रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट बोल रहे हैं। आपको यहाँ इसमें इन्होंने बोला है कि सिर्फ आपको प्रोडक्ट लेनी है प्रोपेन 1 ऑल। तो मैं फिर से आपको समझा दूं, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा था कि प्रोपेन 1 ऑल का ही आपको यूज़ करना है। तो अब आप ध्यान से देखिए। हाँ, ऊपर वाला रिएक्शन हम भूल गए। एक तो पहला वो हमने डायरेक्ट ले लिया ना, सिर्फ आपको समझना कितना है। ये एक तो हो गया सोडियम सोल्ट ऑफ अल्कोहल। अब दूसरा ले लो, इसका रिएक्शन जो है आप SOCl2 के साथ कर लो। 1 मोल ही हमें यूज़ करना है, ये रिएक्शन मत लो इसमें, क्योंकि 3 मोल हम यूज़ करते हैं। तो ये भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए ये रिएक्शन, लेकिन हमारे पास हेलो अल्केन हेलो एरिन में से एक बढ़िया रिएक्शन है SOCl2 के साथ, जिसमें 1 मोल में से हम 1 मोल कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी जगह पे एक दूसरा रिएक्शन आपको लिख के दे रहा हूँ, आप ज़रा समझिएगा इसको। CH3CH2 मैं ले लेता हूँ, ये अल्कोहल 1 मोल। ये रिएक्शन में आपको 3 मोल मिलते हैं। ये भी प्रोडक्ट जो है उसमें एक CH2 बढ़ाना है, ये Br। ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं आती है, ये प्रोडक्ट ऐसे आती है CH3CH2CH2Br। ठीक है, यहाँ पे एक CH2 लिखना वो भूल गए। ठीक है, ये रिएक्शन गलत नहीं है, लेकिन 3 मोल आप बिगाड़ रहे हैं ना। 3 मोल से आप तो यूज़ करेंगे 1 मोल, या तो रिएक्शन 3 टाइम्स करना पड़ेगा, सब रिएजेंट आपको ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए 1 मोल का भी आपको दिखा दूँ। ये एक बात आप समझ लो, ये गलत नहीं है। ये 3 मोल है, तो फिर आपको ये भी 3 मोल चाहिए। ये सोडियम सोल्ट ऑफ अल्कोहल भी 3 मोल लेने पड़ेंगे, और आपको प्रोडक्ट 3 टाइम्स मिलेगी। हमें 1 मोल की करनी है। ठीक है, चलिए मैं पूरा रिएक्शन करता हूँ। पहले मैं हेलो अल्केन बना देता हूँ। CH3CH2CH2 OH, प्रोपेन 1 ऑल हो गया। इसका मैं रिएक्शन करता हूँ SOCl2 SOCl2। कोई रिएजेंट नहीं चाहिए और एक्स्ट्रा कंडीशन, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा
1 क्लोरोप्रोपेन में CH3CH2CH2। ऊपर वाला सॉल्यूशन फिर से बता दूं गलत नहीं है, लेकिन 3 मोल्स के साथ रिएक्शन हो रहा है। मैं सीधा कर रहा हूँ, 1 मोल प्रोडक्ट मिलेगी, इसमें दूसरी है SO2 बाई प्रोडक्ट मिलेगी और HCl मिलेगा। ठीक है, इसमें से ये हमारा एक रिएजेंट तैयार हो गया। दूसरा एक अल्कोहल ले लो, CH3 प्रोपेन 1 ऑल, CH3CH2CH2 ये 1 ऑल, इसका रिएक्शन कर दो NaOH के साथ। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, CH3CH2CH2O माइनस Na प्लस O, ONA सोडियम प्रोपोक्साइड माइनस H2O, यहाँ से OH यहाँ से H हो गया। अब उस दोनों को मिला दो, CH3CH2CH2 सबका नाम लिखना, मैं तो ये जल्दी आपको बता रहा हूँ, प्लस CH3CH2CH2Cl। ठीक है, अब इन दोनों का विलियमसन सिंथेसिस होगा माइनस NaCl और आपको मिल गई प्रोडक्ट। देखिए CH3CH2CH2O CH2CH2CH3। अब आपको इसकी मैकेनिज्म समझानी है, तो मैकेनिज्म तो है यहाँ पे। देखिए ये जो है हमारा ये होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल, ये जिस कार्बन के पास हेलोजन है उसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकल जाएगा। वो ब्रोमीन इसी सोडियम के साथ, ये सोडियम तो पहले से है, और माइनस NaBr प्रोडक्ट मिलेगी और हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये जो मैंने सॉल्यूशन दिया है एक स्टेप का सॉल्यूशन, 1 मोल लेके है, यहाँ पे 3 मोल लेने पड़ेंगे आपको। ये रहे, और यहाँ ध्यान में रखिएगा ये प्रोडक्ट गलत है, एक CH2 लिखना हो भूल गए। ठीक है, तो ये भी विलियमसन सिंथेसिस है, एक बार क्लियर कर देता हूँ, आप ठीक से देख लो इसको। ये रहा, आ गया समझ में। चलिए अब 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल इज नॉट अ सूटेबल मेथड। ओके, तो क्यों सूटेबल मेथड नहीं है, तो रीज़न तो देना पड़ेगा ना। तो हमने ये डिस्कस तो किया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा दूँ यहाँ पे कि अगर आप एसिड डिहाइड्रेशन सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल करते हो, ठीक है, तो पहले तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, है ना, तो आपको सेकेंडरी कार्ब केटाइन मिलेगा। टर्शरी अल्कोहल लेते हो तो टर्शरी कार्ब केटाइन मिलेगा। ओके, तो ये ईथर बनाने के लिए नॉट सूटेबल मेथड, व्हाई? अब चलिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। चलो मैंने एक सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, CH3। रीज़न तो 2 ही है, मैं बोल देता हूँ, अगर आपको सीधा रीज़न लिखना है तो मैं पहले समझा दूँ आपको। इसमें से पहले हमें ये OH निकल के पहले स्टेप में हम कार्ब केटाइन बनाएंगे, ये बना कार्ब केटाइन। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म करेंगे। अब इस कार्ब केटाइन के ऊपर दूसरा अल्कोहल जो है वो अटैक करेगा। ऐसे दूसरा अल्कोहल ले लो, 2 मोल चाहिए ना, डिहाइड्रेशन मेथड में हम 2 मोल लेते हैं। डिहाइड्रेशन मेथड रिवाइज कर लेना, ये विलियमसन सिंथेसिस नहीं है, डिहाइड्रेशन मेथड है। तो वहाँ से तो हमने क्या निकाला है OH, और यहाँ से निकालेंगे H माइनस H2O डिहाइड्रेशन। तो ये पहले अल्कोहल का कार्ब केटायन आपके सामने, ठीक है, इसके ऊपर ये ऑक्सीजन ने अटैक करना है। अब जब ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन फिर रिलीज होगा और हमें बाई प्रोडक्ट मिलेगी। वहाँ से OH पहले अल्कोहल से हमने निकाला है, यहाँ से H माइनस H2 डिहाइड्रेशन हो गया। अब देखिए इस कार्ब केटायन के ऊपर अटैक जब करना होगा तो पहला प्रॉब्लम रहेगा, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज, ठीक है, ये प्रोडक्ट तो मिल जाएगी आपको। चलो माइनस H2O निकल गया, तो ये CH3 CH3 ऑक्सीजन और सामने CH CH3 CH3।
हो गया ना, डाई आइसोप्रोपाइल ईथर। इज इट क्लियर? लेकिन ये सुटेबल मेथड नहीं है। अब मैं रीजन दे रहा हूँ। रीजन ए, स्टीयरिक हिंड्रेंस। ये अटैक करने में पहला प्रॉब्लम आता है स्टीयरिक हिंड्रेंस। प्राइमरी अल्कोहल दोनों हो तो बहुत अच्छा रहता है अराउंड, अगर टर्शरी है तो और प्रॉब्लम हो जाता है, अराउंड कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन के आजू बाजू दो CH3 ग्रुप है, वो अटैक करने में, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अटैक नहीं होगा, लेकिन मुश्किल होगी, प्रोडक्ट कम मिलेगी। ठीक है, और जो अटैक करता है वो न्यूक्लियोफाइल भी बल्कि है। देखिए ये जो है ये CHO CH3 वो कार्ब कैटायन के ऊपर अटैक करता है डिहाइड्रेशन में ना। तो दूसरा रीजन है बल्कि साइज ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन सा है हमारा? RO-। R बहुत बड़ा है तो उसको भी अटैक करने में प्रॉब्लम होगा। तो इसमें ये जो मैंने प्रोडक्ट दिखाई, तो ये प्रोडक्ट कभी कभी नहीं मिलती है और उसमें जो है वो एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिल जाती है। तो ड्यू टू दिस रीजन क्या प्रॉब्लम होगा कि एज अ रिजल्ट कार्बोकेटाइन प्रीफर टू लूज अ प्रोटॉन टू फॉर्म अल्केन। एक आप यहाँ नोट करके लिख लेना कि ऊपर का रिएक्शन अगर डिफिकल्ट हुआ तो एज अ रिजल्ट कार्ब कैटायन प्रीफर, तो रिएक्शन एलिमिनेशन होगा। ठीक है, प्रीफर टू लूज प्रोटॉन टू फॉर्म alkene, टू लूज प्रोटॉन टू फॉर्म alkene। तो आपको alkene मिलेगा। कैसे? तो कि ये अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो ये आपके पास कार्ब कैटायन है, देखिए CH3 पहले स्टेप में हमने OH निकाल के बनाया, एक कार्बन पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3H। ऐसे प्रोडक्ट फॉर्म होने की पूरी संभावना है। तो ये 27 का भी बहुत ही लॉजिकल आंसर है। चलिए 28 देखते हैं, हमें 33 तक जाना है। ठीक है, तो यहाँ आंसर दिया नहीं है, मैंने आपको पूरा समझाया है, आप लिख लीजिएगा। खास तो ये दो प्रॉब्लम ये जो होते हैं वो, ये भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कार्ब कैटायन में टर्शरी भी ले सकता था, लेकिन सेकेंडरी में थोड़ा राइटिंग कम आएगा, इसलिए सेकेंडरी लिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, उसके बाद 5 क्वेश्चन रहेंगे। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ द फॉलोइंग। तो ये तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए। तो पहले तो 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन करना है, हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एक ही स्टेप बताना है ना आपको। तो ये तो इक्वल है दोनों साइड। देखिए ये अब कहीं से भी टूट सकता है, एक साइड आप आयोडीन दे दो और एक साइड है OH दे दो। ओके, तो आयोडोप्रोपेन मिलेगा, ये देखिए दोनों प्रोडक्ट। ये पहला तो बहुत इजी है। अब मिथोक्सी बेंजीन मतलब कि एनिसोल का हाइड्रोआयोडाइड के साथ रिएक्शन करना है, तो यहाँ से तो नहीं टूटेगा, अब तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से टूटेगा, ये नहीं टूटेगा क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की इफेक्ट आती है। तो ये आयोडीन जो है वो CH3 के साथ लगेगा और हाइड्रोजन बेंजीन रिंग के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब तीसरा रिएक्शन कौन सा है? बेंजाइल इथाइल ईथर। हाँ ये रहा, देखिए बेंजाइल, ये है, ये पूरा इसको बोलते हैं बेंजाइल, ये है इथाइल और ये ईथर। ठीक है, उसका HI के साथ रिएक्शन करेंगे। चलिए क्या होगा सोचिए, ये बॉन्ड टूटेगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, कि ये बॉन्ड टूटेगा? ये तो नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो इसको जाने दो। आपके पास एक CC बॉन्ड है जो बेंजीन वाला, वो तो
बेंजीन वाला तो नहीं टूटेगा, क्योंकि ईथर में दो पोलर बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ये इतना पोलर नहीं है, ये sp3sp2 बॉन्ड है, तो ये तो नहीं टूटेगा। यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया। अब आपके पास CO और ऐसे दो CO बॉन्ड है, एक तो ये है जिसमें ये CH2 बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है, और ये कार्बन जो है इथाइल ग्रुप का है, ये इथाइल ग्रुप का। अगर ये टूटता है तो यहाँ प्लस चार्ज आएगा इस कार्बन के ऊपर, और यहाँ से टूटता है तो ये इथाइल ग्रुप के ऊपर आएगा। अब कौन सा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला नहीं स्टेबल होगा, ये वाला CH2 स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस लगता है। देखिए बेंजीन रिंग का रेजोनेंस, ये कंजुगेटिव इफेक्ट जो कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं उसको सीधा ये सिस्टम दिखाई देगा। कार्बन पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड, ठीक है, डबल सिंगल कंजुगेटिव सिस्टम है। तो मैं पूरा आपको दिखा दूं अब कि उसमें क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा और आयोडीन कहाँ लगेगा, वो तो आपको समझ में आ गया है। यहाँ से टूटेगा और आयोडीन आपको यहाँ पे लगेगा, और सॉरी ये तो प्रोडक्ट से आयोडीन नहीं, HI से लगाना है, ठीक है। ये जो HI का आयोडीन है वो सीधा इधर लगेगा, और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे लगेगा, तो आपको इथेनॉल और बेंजाइल आयोडाइड मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये सब प्रोडक्ट के साथ देख लीजिए, पूरा आपके सामने है। इज इट क्लियर? चलिए अब see the 29 number question. Explain the fact that in aryl alkyl ether the alkoxy group activates the benzene ring towards electrophilic substitution. तो पहले तो मैं बता दूं कि यही क्वेश्चन मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया। इन प्रीवियस लेक्चर आई एक्सप्लेन यू OH ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ OH ग्रुप अकेला बेंजीन है तो रिएक्शन करना मुश्किल है। अब देखिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OR ग्रुप, ये OR है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OR ग्रुप द नेगेटिव चार्ज delocalizes at 2 ortho position and 1 para position, and due to the density increases at 2 ortho position and 1 para position in resonance structure. So पहले का आंसर आ गया, the alkoxy group activates the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction at 2 ortho and 1 para position. Second question is it directs the incoming substitution to ortho and para position in benzene ring. So see ये जो डीलोकलाइजेशन है वो मेटा पोजिशन पे नहीं आ रहा है, आप देखिए ना, ठीक है। आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखिए ये दो मेटा पोजिशन है, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, का नेगेटिव चार्ज मेटा पोजिशन पे डीलोकलाइज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो डीलोकलाइज मेटा पोजिशन पे नहीं हो रहा है, तो आने वाला जो न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल है E+, चाहे वो NO2+ हो, या तो R+ हो, या तो RCO+ हो, मतलब एसिटाइल ग्रुप हो, या तो अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, फिर एसाइलेशन, ओके। तो वो जाएगा कहाँ? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके पास। तो आ रही है कार्बन 2, कार्बन 4 और कार्बन 6 के पास, ठीक है। आप इसको अगर नंबर दो तो 1 2 3 4 5 है ना, ये 4, ये 5 और ये 6। तो सेकंड नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 6 नंबर पर। सेकंड 6 ऑर्थो है, वो 4 पैरा पोजिशन है, 3 5 पे तो आ ही नहीं रही है विथ रिस्पेक्ट टू OR, तो वही लिखा है यहाँ पे। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। OH ग्रुप में भी मैंने यही समझाया था कि ऑर्थो पैरा पे डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हो रहा है। तो ये दोनों का आंसर उसमें रेजोनेंस में ही आ जाता है कि वो एक्टिवेट क्यों करता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन को प्रोवाइड कर रहा है वाया रेजोनेंस। और कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है? 2 ऑर्थो और 1 पैरा पोजिशन पे ही प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3 क्वेश्चन बाकी है। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ methoxymethane. So this is the repeat reaction via SN2 reaction. Already we have done. See, first step protonation is there.
So in Williamson synthesis, already I told you, in this reaction जो हम सिमेट्रिकल ईथर बना रहे थे पहले स्टेप में, तो उसमें मैंने समझाया पहला स्टेप फास्ट है प्रोटोनेशन का। देखिए ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उसी टाइम पे ये आयोडीन लीव हो रहा है फर्स्ट स्टेप, और हमें पहले स्टेप में मिलता है ऑक्सोनियम आयन। इज इट क्लियर? ऑक्सोनियम आयन, और ये आयोडीन, जैसे जैसे ये ऑक्सोनियम आयन बनता है ये आयोडीन यहाँ नहीं दिखाना है, ऑलरेडी आयोडीन निकल गया है वहाँ से एज ए आई माइनस। अब वो आई माइनस क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म में काम आएगा। ठीक है, यही आई माइनस, ये आई माइनस यहाँ पे है नहीं, ये ऑलरेडी आपको अलग दिखाना है आई माइनस। ठीक है, इफ दिस आई माइनस अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑन अ CH3 ग्रुप है, SN2 मैकेनिज्म ग्रुप है, साइमल्टेनियसली इन सेकंड टाइम ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है तो अनस्टेबल है, वो ये CH3O ग्रुप का लोन पेयर अपने ऊपर लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी CH3OH एंड एक प्रोडक्ट मिलेगी CH3I। SN2 अटैक है तो देखिए पहली प्रोडक्ट है CH3I एंड CH3OH। और अब जो ये CH3OH है ये दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करेगा, यही होगा ये दूसरा मोल जो यहाँ पे CH3OH मिला हमें, ये वाला ये CH3OH। अब ये CH3OH दूसरे मोल के साथ रिएक्ट करेगा, ये रहा आपके सामने, यही रिपीट सेकंड टाइम होगा। ये इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर इस H को अट्रैक्ट करेगी, HI बॉन्ड टूटेगा, I माइनस रिलीज हो जाएगा, अब ये अंदर सॉल्यूशन में रहेगा। अब यही I माइनस जो है, या यहाँ सही लिखा है, जॉइंट नहीं बताना है, वही I माइनस है, वो I माइनस पीछे से अटैक करता है, SN2 मैकेनिज्म जाएगी, स्लो जाएगी, जैसे अटैक करेगा एक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि हम जो दिखाते हैं ना सब बॉन्ड, एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है साइमल्टेनियसली, सामने वाला ये बॉन्ड वीक होता है, ये वाला डॉट वाला रेड डॉट वाला, और यहाँ से बाई प्रोडक्ट हमें -H2O मिलता है और दूसरा एक मोल CH3I मिल जाता है। ये देखिए CH3I एंड H2O। इज इट क्लियर? ये दूसरी बार है, फिर भी रिवीजन में मैंने दोबारा आपको समझाया है, 2 बार एक ही मैकेनिज्म होगी, पहले एक अल्कोहल के ईथर के पूरे मोलेक्यूल के ऊपर, बाद में जो अल्कोहल मिलता है इसके ऊपर। ठीक है, मेरी कहने की बात समझ गए? अब पहले ईथर के मोलेक्यूल के ऊपर जो प्रोसेस हो रही है उससे हमें मिलता है एक अल्कोहल CH3OH, ये रहा। अब वही प्रोसेस CH3OH के साथ होगी और हमें मिलेगा दूसरा CH3I और बाई प्रोडक्ट मिलेगी H2O। सीधा हम लिखते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया कि 2 मोल मिथाइल आयोडाइड मिलेंगे और वाटर मोलेक्यूल, लेकिन ये मैकेनिज्म है, टोटल 4 स्टेप में जाएगी ABCD। ओके, AB और CD दोनों रिपीट है, लेकिन फ़र्क क्या है कि A में जो हो रहा है वो ईथर के ऊपर हो रहा है और C में जो हो रहा है वो अल्कोहल के मोलेक्यूल के ऊपर, जो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट है। इज इट क्लियर? ओके, तो इसका आंसर आपके सामने है। अब देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन क्या हमें बता रहा है, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो आपको एनिसोल का फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन करना है, तो वो तो हमने कर दिया। एनिसोल का नाइट्रेशन करना है, ये कौन सा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ, मैंने 3 किए, एक तो हेलोजिनेशन किया, नाइट्रेशन किया और क्या किया, हाँ फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन किया और फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन किया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट क्वेश्चन। तो नाइट्रेशन में आपको ऑर्थोपेरा पे जाएगा, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल एंड इन इथेनोइक एसिड मीडियम, ओके, और फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इथेनोइक एसिड मीडियम, क्योंकि ये इजीली रिएक्शन जाता है तो हमें FeBr3 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सब ग्रुप ऑर्थोपेरा पोजीशन पे ही जाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रीडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे तो ऑर्थो पे CH3, पैरा पे CH3, 2 प्रोडक्ट मिलेगी। नाइट्रेशन करेंगे ऑर्थो पे NO2, पैरा पे NO2।
ब्रोमिनेशन करेंगे तो एनिसोल के ऑर्थो पोजीशन पे Br और पैरा पोजीशन पे Br। एसाइलेशन करेंगे तो एनिसोल के ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 और पैरा पोजीशन पे COCH3। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा हमारा इसमें आंसर रहेगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब ख़त्म होने को आई है हमारी एक्सरसाइज सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज 32। शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्केन्स। ओके, तो यहाँ ये तो हमारा आगे वाला क्वेश्चन है। ये जो है उसको ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखिए, पहली प्रोडक्ट मुझे बनानी है CH3OH, है ना। तो सबका आपको हाइड्रोलिसिस ही करना है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट यू कैन प्रिपेयर 1-methyl cyclohexane, 1-methyl cyclohexane 1-ol। ये तो ये दोनों आपके सबस्ट्रेट है। इसे क्लियर, ये दोनों में से आपको मिलेगा, लेकिन बेटर ये है, ये वाला डबल बॉन्ड CH3, उसका हाइड्रोलिसिस करिए तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होंगे वहाँ OH लगेगा और हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा। सेम प्रोसेस यहीं पे ही होगी। ठीक है, तो यहाँ CH3 आएगा और ये यहाँ कम हाइड्रोजन है तो यहाँ OH लगेगा। तो मार्कोनिकोफ रूल लगाइए, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। दूसरी प्रोडक्ट कौन सी है हमारी, ये, इसको पहले कंडेंस फॉर्म में लिख लीजिए। इज इट क्लियर। तो मैं आपको बोलूं कि अगर आपको ये करना है तो यहाँ से OH निकाल दीजिए और यहाँ से H निकाल दीजिए। ठीक है, और ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका आंसर आ जाएगा। या तो यहाँ से OH निकाल दीजिए, ये अल्फा है, और यहाँ से H निकाल दीजिए, या तो यहाँ डबल बॉन्ड दे दीजिए, वही आपका आंसर होगा। देखिए वही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको पहले डिहाइड्रेशन कर देना है, जो आंसर आता है डिहाइड्रेशन से वही आपका सबस्ट्रेट होगा। ठीक है ना, देखिए वही है। यहाँ पे डबल H निकाल दिया, OH यहाँ पे डबल बॉन्ड कर दिया, उसका हाइड्रोलिसिस, तो वही प्रोडक्ट आएगी। चलिए तीसरे में हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहाँ से OH निकाल दीजिए और यहाँ से H, ये डबल बॉन्ड, तो एक सबस्ट्रेट तो ये रहेगा। यहाँ से निकाल दीजिए तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अच्छा कौन सा रहेगा, कोई भी एक आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जिसमें आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, कौन कौन से दो, समझ में आ रहा है, कौन कौन से दो। पहले आपको डिहाइड्रेशन कर देना है, वही आपका आंसर है। OH तो यहाँ से आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, अगर बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकते हो, तो आपकी एक तो ये आएगा। अब ये कार्बन से निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। तो इसमें से और इसमें से तो दो आंसर रहेंगे, ये और ये। इसका फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही प्रोडक्ट मिलेगी। आंसर लेने के लिए मैं शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए वही है ना, थर्ड में ये रहा, दो आंसर है इसमें, एक दिए मैंने, दो आपको दिए। अब कौन सा है, चार ही है। फोर्थ नंबर में वही प्रैक्टिस करके देखिए। फोर्थ नंबर में आप वही करो, जितने भी बीटा कार्बन है उसमें से हाइड्रोजन, वो सब आपके आंसर रहेंगे। कहाँ है फोर्थ नंबर, हाँ ये रहा फोर्थ नंबर। अब देखिए ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन तो अल्फा है, सॉरी ये कार्बन अल्फा है। आप यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, ये OH और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। एक तो ये है आपके पास CH3, वहाँ से हाइड्रोजन निकाले तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। यहाँ तो तीन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ से OH निकाले यहाँ से, तो यहाँ डबल बॉन्ड। तो तीन सबस्ट्रेट आपके पास, तीन आंसर आएंगे जिससे आप ये बना सकते हो। लेकिन सबसे बेटर रहेगा ये वाला, ये डबल बॉन्ड जो है वो। ठीक है, तो ये आपको सोचना है कि क्यों, आपके पास तीन अल्किन है जिससे आप प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन मैं बेटर इसमें से बना के दूं तो यहाँ से OH निकाल दीजिए, सब आंसर राइट है, यहाँ से H निकाल दीजिए और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो आपका आंसर आएगा ये रहा बेंजीन रिंग, और फिर यहाँ पे ये CH3, ये S है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है,
आंसर कैसे निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ फोर्थ का। अब फोर्थ का मैं दिखा दूँ आपको, देखिए वही है, ये रहा। इसका फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वही प्रोडक्ट मिलेगी। तो आंसर कैसे निकालना है, आप पहले डिहाइड्रेशन कर दीजिए, अल्फा से OH और उसके बाजू वाले कार्बन से H, जो अल्किन मिलता है वही आपका आंसर है। चलिए 33 नंबर एंड द लास्ट क्वेश्चन एंड द चैप्टर ओवर, ऑल प्रॉब्लम्स आई हैव सोल्व्ड। ऐसा तो हम क्लासरूम में तो होमवर्क में दे देते हैं, ये अच्छा है कि यहाँ सब सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको पूछा है कि व्हेन 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr then following reaction takes place। ये रिएक्शन हो रहा है, HBr के साथ हम रिएक्शन करेंगे तो क्या हुआ इसमें, मुझे तो ये लग रहा है इसमें कि ये Br निकल, OH की जगह पे Br आ गया, ठीक है, और ये H और ये OH ये -H2O हो गया, ठीक है। तो आप इसकी मैकेनिज्म दे दो, वो पूछा है। तो देखिए स्टेप वन कुछ नया नहीं है, प्रोटोनेशन करना है। ये ऑक्सीजन, माय डियर फ्रेंड्स, प्रोटोनेशन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पहला स्टेप है प्रोटोनेशन। HBr हमारा एसिड है, उसमें से H+, ये H+ को अट्रैक्ट करेगा और हमें मिलेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब वही प्रोटोनेटेड अल्कोहल अनस्टेबल हो गया तो उसमें से ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मैं ज़रा दिखा देता हूँ। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये रेड वाला, ठीक है, और -H2 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ये कार्ब केटायन। यहाँ पे एक नई चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो कंपटीशन में शायद मैंने की है, मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ किया। ये आपका हुआ सेकेंडरी कार्ब केटायन। अब इस ये जो है ना, आप लिखना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि कार्ब केटायन तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से OH निकला, तो कार्ब केटायन तो यहाँ पे बना, तो Br तो यहाँ पे लगना चाहिए ना, तो Br यहाँ पे क्यों लगा ना। तो अब एक टॉपिक मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ और इस टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइडशिप। अगर बाजू वाले कार्बन से स्टेप 3 इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉम्पिटिटिव स्टेप। अगर बाजू वाले कार्बन पे कोई मिथाइल या तो कोई हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है और सेकेंडरी कार्ब कैटायन अगर टर्शरी में चेंज हो जाता है, सेकेंडरी कार्ब कैटायन इज कन्वर्टेड टू टर्शरी कार्ब कैटायन, तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट, ये बाजू वाला, ये नहीं दे, आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये बाजू वाला कार्बन उसके पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन ये नहीं हो सकता। लेकिन ये अगर हो जाता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये प्राइमरी कार्ब कैटायन, तो ऐसा तो कभी वो नहीं करेगा, क्योंकि सेकेंडरी से प्राइमरी तो अनस्टेबिलिटी में जाना है ना। अब देखिए दूसरी तरफ भी एक हाइड्रोजन है, सेकंड साइड इज वन हाइड्रोजन प्रेजेंट, ये वाला। अगर ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाता है, तो देखिए सेकेंडरी कार्ब कैटायन इज कन्वर्टेड टू टर्शरी कार्ब कैटायन, तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। तो ये बहुत ही, इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्रेटशिप। देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन के ऊपर आ गया, तो ये 1-2 हाइड्रेटशिप से ये टर्शरी कार्ब कैटायन बन गया। तो अब लास्ट स्टेप में उस टर्शरी कार्ब कैटायन के ऊपर ये ब्रोमीन अटैक करके उसको अपनी तरफ खींच लिया और आपको प्रोडक्ट मिली। तो कंफ्यूजन तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, पहले स्टेप से, कि ये जो प्रोडक्ट अगर बच्चे ने सही तरीके से पहले स्टेप में ही देखा होता तो वो ऐसा सोचता कि ये सर ने फिर गलती कर दी, यहाँ से OH निकाला है तो ये पॉजिटिवली चार्ज बनेगा है, तो ब्रोमीन नेगेटिव तो यहीं पे ही लगना चाहिए, तो इस कार्बन पे लगना चाहिए, नहीं लगा, उसके बाजू वाले इस कार्बन पे लगा है ब्रोमीन, तो माथा तो यहीं पे हमारा
खनकेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर है हमारे थर्ड स्टेप में, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा प्राइमरी कार्ब सेकेंडरी कार्ब केटायन बाय 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट होके टर्शरी में होगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ से क्यों नहीं हुआ, ये कार्बन से क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये कार्बन से होता तो सेकेंडरी कार्ब केटायन प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो चलिए पूरा आंसर मैं आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ, समझा दिया मैंने, अब आप इसको लिख लो स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक ये जो नोट है ना मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्पिटिटिव में भी बहुत काम आने वाली यही क्वेश्चन 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट के, तो एक क्वेश्चन तो हर बार नीट जी में रहता ही है। जो आपको ऐसा लगता है देखिए मैंने यहाँ से OH निकाला तो वहीं पे सर ब्रोमीन लगा दिया, तो मैंने क्या गलती की, लेकिन आपने 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट तो नहीं किया, आपने हाइड्रेट नहीं मिथाइल ग्रुप भी शिफ्ट होता है। ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे ना, तो बाजू वाले कार्बन में हाइड्राइड नहीं है, अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी शिफ्ट हो सकता है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे जो 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट लिखा है ना, तो हम लिखेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन है ना, इसके पास ये हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन की जगह पे ये मिथाइल ग्रुप होता, मिथाइल ग्रुप, तो वो भी शिफ्ट होता। लेकिन और आप क्वेश्चन करेंगे कि सर मिथाइल ग्रुप तो है, लेकिन जब तक हाइड्रोजन है तब तक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट नहीं होगा, जो इजी होगा वही शिफ्ट होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट बिल्कुल नहीं है। और अगर आप मिथाइल शिफ्ट करते हैं यहाँ पे तो भी ये टर्सरी हो जाता है, लेकिन हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन होगा, और हाइड्रोजन नहीं है तो फिर मिथाइल होगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन के साथ चैप्टर खत्म हो रहा है। थोड़ा आप लॉजिक लगा के इंटरेस्ट से करिएगा, तो इसमें आपको पूरे मार्क लेने से कॉम्पिटिटिव में एज वेल एज इन गुजकेट एज वेल एज इन बोर्ड, इवन इफ इन अ लॉकडाउन पीरियड, कोई नहीं रोक सकता। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।